ओके सो गाइस, सबसे पहली चीज तो हम लोग पढ़ रहे थे। हमने सैलरी में खत्म कर दिया था। तो इनकम फ्रॉम सैलरी इज द फर्स्ट हेड ऑफ द इनकम। इनकम के हेड में अगर हम बात करें हेड्स ऑफ इनकम में, तो सबसे पहला हेड आता है सैलरी। तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली सबसे पहले तो कंपुटेशन पढ़ लिया था। कंपुटेशन पे से हम लोग स्टार्ट किए थे। कंपुटेशन जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूँ। कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, देखिए कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी में हर दिन मैं आपको रिवाइज करूंगा, क्योंकि जब तक ये पूरा सैलरी चैप्टर चलेगा। सबसे पहले कंपुटेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग बेसिक सैलरी हो गया, पेंशन, एनएटी, कमीशन, पीरियड ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, जो भी ये सब इनकम को दिखाना है। देन उसमें ऐड करना है हमें टैक्सेबल अलाउंसेस। फिर हम लोग टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड कर लेते हैं। ओके, टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड करने के बाद फिर वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। ओके, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। अब अलाउंसेस और परक्यूजिट शायद मैंने पहले ही बता रखा है। अलाउंसेस मतलब एडिशनल पेमेंट्स होते हैं जो सैलरी की, बेसिक सैलरी के अलावा मिलता है। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स मतलब जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जा रही है कंपनीज के द्वारा आपको, तो उसकी वैल्यू। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। अगर मेरा एम्प्लॉयर मेरे पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 12%, तो वो मेरी सैलरी में ऐड होगा और वो टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%। और अगर मेरे पीएफ में इंटरेस्ट अगर जुड़ रहा है कितने से अधिक, 9.5% से ज़्यादा, तो वो भी मेरे सैलरी में ऐड होगा। देन दिस इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी में हमें डिडक्शंस मिलेंगे अंडर सेक्शन 16। तो अंडर सेक्शन 16 में अगर हम लोग ध्यान से देख रहे होंगे, तो अंडर सेक्शन 16 में हमें जो डिडक्शन से 3 डिडक्शंस मिलते हैं। सबसे पहला जो डिडक्शन है वो है 16 की क्लॉज आई ए। इसके तहत 50,000 का फिक्स डिडक्शन है। हालांकि 18-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए 40,000 था, बट नाउ अब 50,000 है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है 16 की क्लॉज 2 के तहत। ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, वो भी मैक्सिमम 5,000, इससे ज़्यादा का नहीं मिलता। देन प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन हम लोग लेंगे, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम से भी जानते हैं, अंडर सेक्शन 16 की क्लॉज 3। ओके, फाइनली ये तीनों डिडक्शन देने के बाद आता है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, है ना, दैट मीन्स टैक्सेबल सैलरी। तो ये कंपुटेशन है। इसी कंपुटेशन में हम लोग ने 2 पड़ाव पार कर लिया था। पहला ये पॉइंट और दूसरा पॉइंट डियरनेस अलाउंस, कमीशन, बोनस, ये सब फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, हमने पढ़ लिया। जैसे ये मिले आप समझ जाओ ये पूरी तरह से टैक्सेबल है। ओके, नेक्स्ट हम लोग ने अलाउंसेस पढ़ा था। मैं जल्दी से रिकैप करता हूँ। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखा है। अलाउंसेस का मतलब क्या है, सॉरी मीनिंग, एक्स्ट्रा कंपनसेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं एडिशनल पेमेंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के अलावा। क्यों दे रहा है, फॉर मीटिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, ताकि एम्प्लॉय की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। अब अलाउंसेस, जैसा कि हम लोग को पता है, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल पेमेंट, जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, क्योंकि एम्प्लॉय अनयूजुअल कंडीशंस में रह करके काम कर रहा है ना। अब इसमें सबसे पहला जो पेमेंट होता है, सबसे फेमस है, वो है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आपके मोस्ट ऑफ द सैलरीज के केस में आपको देखने को मिलता है ना। हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है, मैं आपको क्लियरली एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब देखो, या तो कंपनी तुम्हें मकान दे दे रहने के लिए, या फिर तुम्हें मकान के लिए में किराए का पैसा दे दे कि जाओ कहीं किराए का मकान लेके रह लो। तो यहाँ पे अगर मकान आपको देती है तो वो परक्यूजिट्स का पार्ट होगा, और जो कि हमारा आज का टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे परक्यूजिट्स। और अगर वो पैसा दे दे कि नहीं नहीं हम तो मकान की सुविधा नहीं दे सकते, हाँ ये लेकिन ये पैसे ले लो और कहीं किराए का मकान लेकर रह लो, तो दैट इज कॉल्ड एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, तो हाउस रेंट अलाउंस जब भी किसी भी एम्प्लॉय को मिलता है, तो उसमें एग्जाम्पशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो एग्जाम्प्ट कैलकुलेशन कैसे करना है, एग्जाम्प्ट एचआरए, तो उसका फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो तीनों में से कम हो। सबसे पहला 50% ऑफ सैलरी, है ना। सेकेंड नंबर 50% और 40% ऑफ सैलरी। 50% किस केस में, अगर मेट्रो सिटी है, दिल्ली, कैलकाटा, मुंबई, चेन्नई। देन 50% ऑफ सैलरी अदर देन मेट्रो सिटी है, तो 40% ऑफ सैलरी। अमाउंट एचआरए रिसीव, जितना भी एक्चुअल एचआरए रिसीव हो रहा है। तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। दिस फॉर्मूला, है ना, विल अप्लाई टू कैलकुलेट एग्जाम्प्ट एचआरए। तो एग्जाम्प्ट एचआरए कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। अच्छा, एचआरए फुल्ली टैक्सेबल होगा किस केस में, दो ऐसे केसेस है। नंबर 1, फर्स्ट, अगर जिस जगह पे
एम्प्लॉय रह रहा है उसी जगह, मतलब जिस जगह पे वो वर्किंग कर रहा है उसी जगह पे उसका अगर मतलब खुद का मकान है तो ऐसे केस में होगा एचआरए जितना भी मिलेगा ना फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो रेंट पे 1 रुपया खर्च नहीं कर रहा है। या फिर सपोज करो उसका खुद का मकान नहीं है लेकिन वो अंकल चाचा मामा काका के यहाँ रहता है, यानी कि वो अगेन रेंट पे कुछ नहीं खर्च कर रहा है, तो अगेन वो एचआरए जो मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। हालांकि कोई चाचा मामा काका के यहाँ रहता है तो वो बताएगा नहीं कि हम रेंट नहीं दे रहे, वो दे देता है, दिखाता है कि रेंट दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब स्पेसिफिक अलाउंसेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एचआरए तो हो गया, स्पेसिफिक अलाउंसेस में हमने सबसे पहले पढ़ा था एग्जाम्प्ट, फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंसेस। फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंसेस देखो होता कौन सा है। सबसे पहली चीज तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अगर वो आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो उन्हें जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है ना। नेक्स्ट सेकेंड होता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो भी अलाउंसेस मिलेंगे, जिसको समशरी अलाउंसेस भी कहते हैं, दैट ऑल अलाउंसेस आर एग्जाम्प्ट। देन अगर कोई भी अलाउंसेस आपको मिल रहा है यूएनओ के थ्रू, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, तो वो भी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। कंपनसेटरी अलाउंसेस रिसीव बाय अ जज, अगर जजेस को, इस बार देखो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज की बात नहीं कहा है, कोई किसी भी जज को अगर कोई भी कंपनसेटरी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट है। तो फुल्ली एग्जाम्प्ट में ये 4 पॉइंट है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अलाउंसेस एग्जाम्प्ट अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ऑफिस पर्पस। अब हम ऐसे अलाउंसेस की बात करेंगे कि जितना तुमने खर्च कर दिया उतना एग्जाम्प्ट, जितना बच गया उतना टैक्सेबल। तो ट्रेवलिंग होता है, ट्रांसफर अलाउंसेस होता है। ट्रेवलिंग और ट्रांसफर अलाउंसेस के नाम से जो भी मिल रहा है, अगर जितना उसने ऑफिस यूज के लिए खर्च कर दिया एग्जाम्प्ट, जितना बचा लिया टैक्सेबल। कन्वेंस अलाउंसेस अगेन सेम चीज। कन्वेंस अलाउंसेस में हालांकि और भी कई खर्चे जुड़ जाते हैं, तो कन्वेंस अलाउंस जितना भी होता है, जितना भी आपको कंपनी से मिला, आपने जितना भी उसको ऑफिस यूज के लिए खर्च कर दिया एग्जाम्प्ट, बचा लिया तो टैक्सेबल। डेली अलाउंसेस एमपी एमएलएस को मिलता है और भी बहुत सारे अधिकारियों को मिलता है, तो डेली अलाउंसेस में जितना भी आपने खर्च कर दिया एग्जाम्प्ट ऑफिस यूज के लिए और जितना भी बचा लिया वो टैक्सेबल है। हेल्पर अलाउंसेस, कल मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, वो बीएसएनएल का जो इंजीनियर आता था घर पे तो सीढ़ी उठाने के लिए वो नहीं रखता था किसी को, बीएसएनएल वाले किसी को सीढ़ी उठाने के लिए नहीं रखते हैं, बल्कि वो अपने इंजीनियर्स को हेल्पर अलाउंस दे देते हैं ताकि वो किसी भी मजदूर को उठा के सीढ़ी उठवा ले उससे। तो हेल्पर अलाउंसेस आपको मिला, आपने अगर कुछ खर्च किया, बचा लिया अगर कुछ, तो टैक्सेबल है, अदरवाइज पूरा एग्जाम्प्ट। एकेडमिक अलाउंसेस, एकेडमिक अलाउंसेस जैसे कि कोई ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ी, आपसे कंपनी ने कहा जाओ कहीं ट्रेनिंग ले लो और ये फीस का पैसा ले लो, अगर उस फीस के पैसे जो भी कंपनी ने तुम्हें एकेडमिक अलाउंसेस के नाम पे दिया उसमें से कुछ अगर बचा लिया तो टैक्सेबल, अदरवाइज एग्जाम्प्ट। यूनिफॉर्म अलाउंस, बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है यूनिफॉर्म चलता है, तो यूनिफॉर्म की मेंटेनेंस के लिए पैसा मिलता है, तो अगर कुछ बचा लिया तो टैक्सेबल, अदरवाइज तो एग्जाम्प्ट है। दूसरा नंबर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में कहीं भी अगर लिखा रहे, क्वेश्चन में अगर कहीं भी दिया रहेगा ना ये सब अलाउंसेस, अगर नहीं बताता है कि कितना रुपया खर्च हुआ है तो हम मान लेंगे कि पूरा का पूरा खर्च हो गया होगा, है ना, यानी हम पूरी तरह से उसको एग्जाम्प्ट कर देंगे। नेक्स्ट, अब हम ऐसे अलाउंसेस की बात करेंगे जो अलाउंसेस एग्जाम्प्ट हैं अप टू फिक्स्ड लिमिट, और वो लिमिट किसने सेट किया, उसको गवर्नमेंट ने यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेट किया, जस्ट लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन, अगर कंपनी आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम पे कुछ भी दे रही है तो गवर्नमेंट ने कहा देखो 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक एग्जाम्प्ट होगा। यानी कि अगर एक बच्चा है तो 12 महीने का 1200 रुपये, और अगर 2 बच्चे हैं तो 2400 रुपये एग्जाम्प्ट होगा, 3 बच्चे होंगे तब भी 2400, 4 बच्चे हैं तब भी 2400, मतलब 2400 से ज्यादा का एग्जाम्पशन नहीं मिल सकता चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में। एक बच्चे के केस में 1200, 2 बच्चे के केस में 2400, इससे ज्यादा का एग्जाम्पशन है ही नहीं। अगर कंपनी आपके बच्चों के हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस भी दे रही है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस के नाम पे भी कुछ देती है, तो ध्यान रखिएगा अप टू 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक एग्जाम्प्ट होगा। यानी कि एक बच्चे पे 3600 रुपये, 2 बच्चों पे 7200 रुपये, इससे ज़्यादा है तो कोई एग्जाम्पशन नहीं, जितना है मतलब मैक्सिमम 7200 रुपीज तक एग्जाम्पशन ले सकते हैं आप। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, इसमें थोड़ा अपडेट था, मैंने बोला यहाँ पे अपडेट नहीं है तो मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पहला तो मीनिंग समझिएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने का जो पैसा मिलता है उसी को हम लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस ध्यान रखिएगा सिर्फ 3200 रुपये का इस समय एग्जाम्पशन मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसको, ब्लाइंड्स को या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड लोगों को। इसके अलावा किसी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जाम्पशन नहीं मिल रहा है। पहले मिलता था आम लोगों को भी, अगर सपोज करो आप ब्लाइंड नहीं हो,
हैंडीकैप नहीं हो तो आपको 1600 रुपये पर मंथ पहले मिलता था 18-19 में, अब नहीं। फाइनेंशियल 18-19 तक मिलता था, उसके बाद से इसको क्लोज कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्स के लिए है 3200 रुपीज़। तो ये मैं अमेंड करके बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट, इसके अलावा जो भी नाम से आपको अलाउंसेस देखने को मिलेंगे तो लगभग वो सारे फुल्ली टैक्सेबल होगा, जस्ट लाइक मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस आप समझ सकते हो कि किसी को मेडिकल अलाउंस के नाम पे अगर दिया जा रहा है तो क्या हर महीना वो बीमार तो होगा नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा मेडिकल अलाउंस अगर हर महीने दिया जा रहा है तो इसका मतलब है वो पूरी तरह से टैक्सेबल, उसमें 1 रुपये का हम एग्जाम्पशन नहीं देने वाले हैं। ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर है तो आपको पता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल तो जब एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा तो उसको तो पहले पूरी तरह से टैक्सेबल बनाइएगा, सीधे उसको ऐड कर लीजिएगा सैलरी में। डिडक्शन 16 के क्लॉज 2 में बाद में हम लोग देंगे। नेक्स्ट होता है क्या, प्रोजेक्ट अलाउंसेस के नाम पे ऑल अदर सिमिलर अलाउंसेस नॉट कवर्ड अर्लियर, या फिर कह लो टिफिन अलाउंसेस है, लंच अलाउंसेस है, लिब, अगर सपोज करो गार्डनर अलाउंसेस के नाम पे कुछ दे रहे हैं, या फिर सपोज डॉग अलाउंसेस के नाम पे कुछ, बहुत सारे अलग अलग नाम से अलाउंसेस लोग देते हैं, तो ये सब फुल्ली टैक्सेबल है। जितने एग्जाम्पशन थे वो हम लोगों ने पढ़ रखे लगभग। नेक्स्ट अब क्या है, लीव ट्रेवल अलाउंसेस। लीव ट्रेवल अलाउंस को लेकर के मैंने पहले बता दिया, इसका नेक्स्ट ईयर दे रखा है, नेक्स्ट ईयर में आप लोग रीड कर सकते हो। वैसे लीव ट्रेवल अलाउंस होता क्या है, मैंने बताया था कि अगर किसी भी बंदे को पैसे दिए जा रहे हैं, किसके लिए, जैसे 2 साल में एक बार दिया जाता है ना, या 4 साल में 2 बार, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको कंपनी क्या करती है, लीव भी देती है, छुट्टी भी देती है, और साथ ही साथ ट्रेवल यानी घूमने के लिए पैसे भी देती है ना। तो उसमें सपोज करो कंपनी ने आपके ऊपर 40,000 रुपये खर्च किए, पूरा टूर पैकेज आपको दे दिया, मान लो केरला ट्रिप का, और करीबन 40,000 रुपये कंपनी का पैकेज का खर्चा था उसका, तो आपको ये मिला लीव ट्रेवल अलाउंस में। अब एग्जाम्शन कितना मिलेगा, क्या 40,000 रुपये पूरा सैलरी में ऐड होगा कि कुछ एग्जाम्शन मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा एग्जाम्शन मिलेगा, लेकिन एग्जाम्शन कितने का मिलेगा, सिर्फ आने जाने का खर्चा, यानी 40,000 में सपोज करो आपका होटल का भी था, खाने जाने का भी था, खाने पीने का भी था, सबका कम खर्चा कंपनी ने उठाया है, लेकिन 40,000 में आपका एग्जाम्शन कितना होगा, जो ट्रेवल का एक्सपेंस है जाने और आने का, वो भी सबसे शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट मतलब होता है, सबको पता है शॉर्टेस्ट रूट मतलब कम छोटे, और ये नहीं कि तुम घूम फिर के इधर से उधर इधर से उधर लॉन्ग रूट से गए हो। शॉर्टेस्ट रूट का जो भाड़ा होता है, सपोज करो तुमको बाई एयर भेजा गया था और उसका करीबन खर्च था 22,000 रुपीज़, तो 40,000 में 22,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये लीव ट्रेवल अलाउंसेस भी हम लोग ने कल कवर कर लिया था। मेरे ख्याल से अलाउंसेस मैंने फिर से डिटेल आज पढ़ा दी आप लोग को, ठीक है, समझ में आ गया सब लोग को। अलाउंसेस में किसी को अगर कोई क्वेरी है तो क्वेरी कर ले, ठीक है। बाकी जो भी एचआरए एग्जाम्शन क्लेम करेगा, अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर वो रेंट देता है साल भर में, तो उसे अपने मकान मालिक का पैन नंबर भी अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, ठीक। दूसरा नंबर, अगर लैंडलॉर्ड का पैन नहीं है तो ऐसे में उसका डिटेल, उसका नाम, एड्रेस प्रॉपर, और कोई एविडेंस जैसे लाइक आधार, उधार का प्रूफ दे दो। पैन नहीं है तो आधार तो होगा ना, वो दिला दो उसकी कॉपी। नेक्स्ट, हाँ जी पूछिए। ये सब जैसे कंपनी अगर बच्चे को पढ़ने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है उनके घर से आने का स्कूल तक। एक मिनट, एक बार फिर से रिपीट कर दो। ये सर मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कंपनी अगर अलाउंस देती है बच्चों को स्कूल जाने के ट्रांसपोर्ट का खर्चा, तो सर वो टैक्सेबल होगा कि? ट्रेवल का ना, ये सर वही लीव ट्रेवल वाली बात कर रहे थे तुम। नहीं सर, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, ठीक है बच्चे। सर अगर एम्प्लॉयर देता है पैसा बच्चों हाँ के ट्रांसपोर्ट के लिए, हाँ हाँ, सर वो टैक्सेबल होगा कि नहीं? बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके लिए नहीं है कुछ एग्जाम्शन। सिर्फ दो ही एग्जाम्शन है, एक तो चिल्ड्रन एजुकेशन का एग्जाम्शन है और दूसरा चिल्ड्रन के हॉस्टल एक्सपेंडिचर है ना। अगर चिल्ड्रंस के ट्रांसपोर्टेशन मतलब उनके स्कूल जाने आने का अगर खर्चा उठा रही कंपनी तो उसका कुछ नहीं है, ठीक है। पीयूष तुम्हारी क्वेश्चन था ना कि आकाश का क्वेश्चन है ये?
सर मेरा था सर। ओके, सो मेरे ख्याल से रिप्लाई मिल गया होगा। बाकी ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, तो मैं एग्जांपल दोबारा नहीं सॉल्व कराऊंगा। ओके, कंप्यूटेशन। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे परक्यूजिट्स की। आज हमको पढ़ना था, आज तो हमारा टॉपिक है वो है परक्यूजिट्स। तो व्हाट इज परक्यूजिट, चलिए तो समझते हैं परक्यूजिट्स को। तो परक्यूजिट्स होता क्या है, बड़ा परक्यूजिट का हिंदी मीनिंग होता है अनुलाभ। अब अनुलाभ मैं आपको बताऊंगा तो आपको सही बात समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, इतने भी हिंदी हम लोग क्लियर नहीं है। अब एक यहाँ पे परक्यूजिट्स आर द एडेड बेनिफिट्स। देखो यहाँ पे क्या एक शब्द इसको टर्म दिया, एडेड बेनिफिट, यू कैसे एडिशनल बेनिफिट, है ना। तुम लोग परक्यूजिट्स को क्या बोल सकते हो, एडिशनल बेनिफिट, है ना। या फिर एक कॉमा दे करके दे रखा है, एमोल्यूमेंट्स ऑफ फैसिलिटीज, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी कहना कल थोड़ा सा वो होगा, लेकिन ज्यादातर ये नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होती है, ठीक है। रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर in relation to his employment. Generally, perquisites are valued at cost of the employer. तो काफी बड़ी बड़ी बातें कह रही। तो चलिए हम लोग सिंपल से perquisite का मतलब क्या होता है, एडिशनल बेनिफिट, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉय, सिंपल सा, है ना। तो ये एडिशनल बेनिफिट्स होती है जो एम्प्लॉयर देता है किसको, एम्प्लॉय को, इन रिलेशन सर टू। आपका आवाज सही नहीं आ रहा है सर। सर आपका आवाज सही नहीं आ रहा है। आवाज सही नहीं आ रहा है, और कोई, बाकी लोग। सर अब सही आने लगा। अभी सही आ रहा है सर। यस अच्छा सर। ठीक है, सब बता दिया करो तुम लोग प्लीज। अगर आवाज में मेरी कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो, ईयरफोन है ना, थोड़ा मोड़ा हिल भी सकता है, कोई ठीक कर ले। अब आवाज आ रही है, यस सर। चलिए ठीक है। तो परक्यूजिट्स का मतलब क्या होता है, परक्यूजिट्स आर द एडेड बेनिफिट्स। परक्यूजिट्स क्या होती है, एडेड बेनिफिट होती है, या फिर कह लो एडिशनल बेनिफिट विच इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉय इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट। ये लाइन बोलना थोड़ा जरूरी हो जाता है, इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, यानी जब तक आपकी नौकरी है तब तक ये बेनिफिट्स आपको दी जा रही है, यदि आपकी नौकरी गई ये बेनिफिट्स हटा लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको आने जाने के लिए कार की फैसिलिटीज दे रखी गई है। एक मिनट, फिर कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, अब सही है, अब आवाज़ क्लियर मेरे ख्याल से आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आने जाने के लिए कार आपको दे रखी गई है कंपनी द्वारा, और बातचीत करने के लिए मोबाइल आपको दे रखा गया है कंपनी द्वारा, ठीक है, रहने के लिए आपको घर दिया गया है। तो दीज आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट, है ना। और अब सवाल उठता है, अगर कंपनी ने मुझे मोबाइल दे रखा है मान लीजिए बातचीत करने के लिए, तो वो मेरी सैलरी में कैसे ऐड होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे कह दिया है परक्यूजिट्स आर वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के लिए जो उस फैसिलिटीज की कॉस्ट होगी वही आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट होगी। जैसे आपके मोबाइल फोन के ऊपर करीबन 1000 रुपए का खर्चा आता है कंपनी का हर महीने का, और साल भर में कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए। तो ये 12,000 रुपए बेसिकली क्या होगा, आपकी सैलरी में ऐड होगा, ठीक है। कंपनी ने आपको मकान की सुविधा दे रखी है, तो मकान के ऊपर करीबन कंपनी का कितना खर्चा आता है वो देख लिया जाएगा, ठीक है। और मकान की वैल्यू ऑफ परक्यूजिट निकालना, तो ये हम लोग को सीखना है, यही हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो मैं पहले आपको परक्यूजिट्स गिना देता हूँ कि किस किस तरह के परक्यूजिट्स हो सकते हैं, मे भी आपको मिले। जैसे सबसे पहला होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। कंपनी या तो आपको पैसा देगी रहने के लिए किराए का, जैसे एचआरए बोलते हैं, या फिर आपको मकान दे देगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम्हें पैसे भी दे रही हो और मकान की सुविधा भी दे रही हो, ऐसा तो नहीं होता। नॉर्मली दोनों में से कोई एक ही होगी। अगला सेकेंड नंबर पॉइंट देखिए क्या है। सेकेंड नंबर पॉइंट अगर हम लोग देखें, सेल ऑफ मूवेबल एसेट। कभी कभी क्या होती है, कंपनी आपको कुछ मूवेबल एसेट सेल कर देती है एट अ नॉमिनल प्राइस, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, तो वो भी एक तरह की परक्यूजिट्स है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, कंपनी अपनी एसेट्स को यही खरीदती तो वो खुद है, लेकिन उसे यूज करने के लिए आपको दे देती है कि आप उसे यूज करो, तो ये भी एक तरह की परक्यूजिट्स है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है।
कई बार कंपनी क्या करती है, आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई की सुविधा भी दे देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आखिर में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, लेकिन कंपनी तो उसका पेमेंट कर रही है ना, तो वो जो पेमेंट करेगी वही आपकी कॉस्ट होगी, वही आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट होगी। कई बार होता है कंपनी इंश्योरेंस पेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कौन दे रहा है, आपकी कंपनी, ठीक है ना। अगर आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन भर रहा है, आपकी कंपनी भर रही है, तो ये भी एक तरह की परक्यूजिट हुई। फ्री एजुकेशन, अभी तक हमने पढ़ा था ऊपर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कंपनी पैसा दे रही थी। इस बार कंपनी पैसा नहीं दे रही है, इस बार कंपनी ने क्या कहा, चलो ठीक है स्कूल में दाखिला करा दो, उसकी फीस हम देंगे, यानी कंपनी उसका स्कूल का फीस दे रही है बच्चे के। या फिर कह लो क्या, कंपनी का खुद का स्कूल है, बहुत सारे हैं, जैसे आपने देखा होगा रिलायंस का स्कूल चलता है, टाटा का भी चलता है, बहुत सारे कंपनियों के स्कूल हैं। तो उसी स्कूल में अगर वो आपके एडमिशन करा दे, जैसे आपने देखा होगा रेलवे का अपना स्कूल है, इवन आर्मी का डिफेंस यानी सेंट्रल एकेडमी सुना होगा, ओके, केंद्रीय विद्यालय, तो वो सब है ना, वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके बच्चों के लिए। तो वो सब हम लोग देखेंगे उसमें किस तरह से वैल्यू ऑफ परक्यूजिट निकालेंगे। नेक्स्ट परक्यूजिट्स क्या होती है, जस्ट लाइक लीव ट्रेवल कंसेशन इन इंडिया, है ना, आपको वही लीव ट्रेवल कंसेशन दिया जा रहा हो। लीव ट्रेवल कंसेशन कैसे निकाले जाते हैं, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। मेडिकल फैसिलिटीज, कई बार होता है मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल अलाउंस नहीं दिया जा रहा, पैसा नहीं दिया जा रहा है, कोई बीमार हो गया तो चले जाओ हॉस्पिटल, मान लो सहारा कंपनी में तुम काम कर रहे हो और कोई प्रॉब्लम हुई, कंपनी ने कहा सहारा का हॉस्पिटल है, जाके उसमें इलाज करा लो, टाटा के हॉस्पिटल है, रिलायंस का हॉस्पिटल है, जी टीवी का हॉस्पिटल है, आप जाके वहाँ पे इलाज करा लो, है ना। तो कंपनी ने आपके लिए सुविधा दिया, तो उसमें केस में कितना एग्जाम्शन मिलेगा, क्या कैसे वैल्यू ऑफ परक्यूजिट निकाली जाएगी, ओके। सो कई बार कंपनी आपको गिफ्ट दे देता है, वाउचर्स दे देता है, टोकन दे देता है, और कंपनी अगर आपको गिफ्ट दे रहा है तो वो भी परक्यूजिट्स होती है। कैसे परक्यूजिट्स होती है वो हम लोग पढ़ेंगे। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वैसे कई लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते होंगे और कई लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं जानते हैं। कई बार कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है कि आप जो भी खर्चे हैं इसी से कर लिया करो, तो वो सब हम लोग देखेंगे। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, फिर तो प्रोविडेंट फंड का तो अगला केस हो गया। खैर, इतनी सारी परक्यूजिट्स आपने देखी है, इस तरह के परक्यूजिट्स हो सकते हैं। अच्छा, एक तो मैंने बोलना ही भूल गया, मोटर कार, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। कंपनी आपको जब मोटर कार की फैसिलिटी देता है, यानी कार चलाने की फैसिलिटी, मतलब कार की फैसिलिटी दे रहा है आने जाने के लिए, तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहला जो आज का जो टॉपिक है हम लोग को जो कवर करना है, और आज हम लोग यही टॉपिक कवर ही कर पाएंगे, इसके अलावा हम लोग का कोई टॉपिक आज नहीं हो पाएगा, वो है रेंट फ्री एकोमोडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना भी पड़ता है। रेंट फ्री एकोमोडेशन, नाउ व्हाट इज रेंट फ्री एकोमोडेशन, यानी कंपनी आपको रहने के लिए मकान दे रही है, तो उस मकान की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू इन्होंने समझाने की कोशिश की है। मैं इस चार्ट का हेल्प कम लूँगा, मैं आपको अपने चार्ट से ज़्यादा समझाऊंगा। तो चलिए इसको समझते हैं। इसको बोर्ड पे समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर कंपनी आपको मकान की सुविधा दे रही है, मकान की फैसिलिटीज़ दे रही है, तो आपको उसकी वैल्यू सबसे पहली चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय कैटेगरी क्या है। एम्प्लॉय कैटेगरी मतलब एम्प्लॉय किस, मतलब एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब देखिए, दूसरी चीज़ होती है मकान क्या है, मतलब सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं अनफर्निश्ड। तो अनफर्निश्ड क्या होता है, अनफर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है। मैं हाउस लिख दे रहा हूँ, एकोमोडेशन की जगह मैं हाउस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। अनफर्निश्ड हाउस मतलब कि आपको ऐसा मकान दिया गया है जिस मकान में कोई फर्नीचर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रूम आपको फैसिलिटी दे रखी गई है। और कई बार क्या होता है कि उसमें क्या किया जाता है, उसमें जोड़ दिया जाता है फर्नीचर। फर्नीचर, अगर उसमें फर्नीचर जोड़ दिया गया तो क्या हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्निश्ड एकोमोडेशन। फर्निश्ड हाउस, मैं ये शब्द यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। फर्निश्ड हाउस,
तो हम लोग क्या आएंगे, सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू क्या है, फिर फर्निश्ड हाउस की वैल्यू, फर्नीचर भी अगर उसमें डाल दिया है कंपनी ने। कई बार आप देखते हो फर्निश्ड हाउस मिलता है, मतलब उसके अंदर बेड वुड सब पहले से लगा होता है, बस आपको अपना ब्रीफकेस में कपड़े लेके जाना है, वहाँ रहना शुरू कर देना है, तो दैट इज कॉल्ड फर्निश्ड हाउस। अब एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करेंगे। सबसे पहले किस एम्प्लॉय को मिल रहा है। अगर सपोज करो पहला केस, आप क्या हो सकते हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हो, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फर्निश्ड हाउस मतलब मकान की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, बहुत सिंपल है, एज पर गवर्नमेंट रूल। इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फर्निश जो मकान की वैल्यू कैसे निकलेगी, एज पर गवर्नमेंट रूल। एज पर गवर्नमेंट रूल मतलब गवर्नमेंट कहती है तुम्हारी सैलरी का 10% तुम्हारे मकान की वैल्यू मानी जाएगी। तो बिल्कुल तुम्हारी सैलरी सपोज करो है 20,000, तो 20,000 का 10% मतलब 2,000 तुम्हारे मकान की वैल्यू मान ली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर सपोज अब तुम एनुअल सैलरी निकाल लो, तुम अगर 20,000 रुपये सैलरी तो साल भर का हुआ 2,40,000 रुपये, 2,40,000 का 10% कितना हुआ 24,000 रुपये, यानी तुम्हारे अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू कितनी है 10,000 रुपीज़। देन प्लस अगर उसमें फर्नीचर्स भी ऐड कर दिया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तुमको जो रूम दे रखा है उसमें फर्नीचर्स भी एडेड है, तो तुम क्या करना 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट, ठीक है। फर्नीचर कॉस्ट का कितना 10% आप कर लीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, यानी कि मान लो अगर कंपनी ने एक गवर्नमेंट ने मान लो जो तुम्हें जो रूम दिया हुआ है उसमें करीबन 1 लाख का फर्नीचर है, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये तुम्हारे उस फर्नीचर की वैल्यू निकल गई। तो अभी भी हमने देखा था वो 2,40,000 सैलरी था, तो 24,000 रुपये तुम्हारा क्या हुआ अनफर्निश्ड हाउस का हुआ, और 10,000 रुपये तुम्हारा फर्नीचर का हो गया, करीबन 34,000 रुपये तुम्हारी फर्निश्ड हाउस की वैल्यू आएगी। तो इसको मैं क्या बना लेता हूँ, इसको ए कर लेता हूँ ए, इसको बी कर लेते हैं बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी कर लेना, आ जाएगा फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू। ये था सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कैलकुलेशन कैसे होगा। अब हम लोग बी बात करेंगे, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ऐसे में मकान की वैल्यू कैसे निकलेगी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो मकान की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब हमें यहाँ पे फोकस करना है। ओके, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसमें भी दो केस आ जाता है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सबसे पहला केस आता है कि अगर जो तुम्हें मकान दिया गया है, माइक ऑफ करो, अगर क्वेश्चन पूछना हो तभी माइक ऑन करिए। कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए ठीक है, ओके। सो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे जा देखिए सब। अब अगर सपोज करिए आप क्या हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला हो सकता है कि आपको जो मकान मिला है, आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको जो मकान मिला है वो कंपनी का खुद का मकान, और एक हो सकता है क्या वो कंपनी का खुद का मकान ना हो बल्कि कंपनी ने किराए पे लेके दिया हो। पहला देखो ये कंडीशन, इफ ओनर ऑफ द हाउस, है ना, इफ ओनर ऑफ द हाउस इज एम्प्लॉयर, अगर ओनर ऑफ द हाउस कौन है, एम्प्लॉयर है, ठीक है। अगर ओनर ऑफ द हाउस अगर एम्प्लॉय है तो कैसे फर्निश्ड हाउस की वैल्यू कैसे निकाले, एक मिनट जरा, ये गड़बड़ हो गया, फिर से ठीक करना पड़ेगा।
और जिनको नहीं समझ में आया होगा जल्दी से एक बार रिपीट देख लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले एम्प्लॉय कैटेगरी, कैटेगरी देखनी है हम लोग को, एम्प्लॉय किस कैटेगरी का है। दूसरा अनफर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू देखनी है, ठीक है। फिर क्या देखना है, फर्नीचर की वैल्यू देखनी है। फर्नीचर की वैल्यू देखने के बाद क्या पता चल जाएगा, फर्निश्ड हाउस की वैल्यू, ठीक है। अब एम्प्लॉय कैटेगरी में सबसे पहले हम लोग बात करते किसकी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हो तो बहुत सिंपल सा मैंने बताया था, अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, एज पर गवर्नमेंट रूल। ठीक है। फर्नीचर की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट। फर्नीचर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो फर्नीचर की कॉस्ट का कितना, 10% आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये दोनों करोगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए प्लस बी। ए मतलब अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू प्लस उसमें क्या जोड़ देना, फर्नीचर की वैल्यू। अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, बी पॉइंट की, यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कैसे मकान की वैल्यू निकाली जाएगी। तो अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसमें 2 पॉइंट हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या था, सबसे पहला पॉइंट, इफ ओनर ऑफ द हाउस इज एम्प्लॉयर। अगर ओनर ऑफ द हाउस कौन है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर उस मकान का मालिक है, तो ऐसे में मकान की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो सिंपल सा हो जाएगा, तब हमें पॉपुलेशन चेक करना पड़ेगा, वहाँ का पॉपुलेशन क्या है और उसमें परसेंटेज, उसके हिसाब से परसेंटेज हो जाएगा। जैसे अगर वहाँ की पॉपुलेशन बिलो 10 लाख है, ठीक है ना, लेस देन 10 लाख है वहाँ की पॉपुलेशन जिस जगह पे तुमको दिया गया मकान, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 7.5% ऑफ योर सैलरी। तो अपने सैलरी का कितना कर लेना, 7.5%, ठीक है। तो अपनी सैलरी का 7.5% कर लेना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वही मकान की वैल्यू मानी जाएगी। और अगर उस जगह की पॉपुलेशन जहाँ पे तुमको रहने के लिए मकान दिया गया, वहाँ की पॉपुलेशन अगर 10 से 25 लाख के बीच में है, तो ऐसे में अपनी सैलरी का 10% कर देना, वो तुम्हारे मकान की वैल्यू मानी जाएगी। और अगर वहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा हो, जस्ट लाइक लखनऊ है वो, है ना, तो ऐसे केस में कितना हो जाएगा, 15% ऑफ योर सैलरी आपके मकान की वैल्यू मानी जाएगी। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम देवरिया में हो तो वहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो ऐसे केस में 7.5% ऑफ योर सैलरी। गोरखपुर में हो तो 10 से 25 लाख है तो 10% ऑफ योर सैलरी। अगर लखनऊ हो, कानपुर हो तो 25 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, तो जाहिर सी बात है 15% ऑफ सैलरी। अब सॉल्व करते हैं, पॉपुलेशन कैसे पता चलेगी, तो ये एज पर सेंसस होगा। सेंसस मतलब जनगणना। अब देखो यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू सेम है, एज अबव मैं लिख देता हूँ, 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट। और अगर कंपनी ने फर्नीचर किराए पे ले करके दिया हुआ है, तो ऐसे में जो उसका रेंटल वैल्यू होगा, जो साल भर में उसका जो रेंट दिया जाएगा, वही आपके फर्नीचर की वैल्यू मान ली जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी। फर्निश्ड एकोमोडेशन अगर है, कंपनी ने दे रखा है, तो आप पहले अपनी मकान की वैल्यू निकालिएगा अनफर्निश्ड हाउस की, फिर उसमें फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर दीजिएगा। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट बात करेंगे किसकी, इफ ओनर ऑफ द हाउस इज नॉट एम्प्लॉयर। अगर ओनर ऑफ द हाउस एम्प्लॉयर नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, ठीक है। अगर मेरे जो भी मकान की सुविधा दी गई है हमें, वो उसका ओनर मेरा एम्प्लॉयर नहीं है,
एम्प्लॉयर ने उसे किराए पे ले करके आपको दिया हुआ है, तो ऐसे में क्या करना होगा? तो ऐसे में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो इन दोनों में से कम होगा, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तो जरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है ये। आप लोग फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा लिंक पे क्लिक करके। ओके, तो मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, आप लोग फिर से कनेक्ट कर लीजिए, बस 10 मिनट की और क्लास है हम लोग की।